ये डिफरेंशिएशन कैसे किया समझ में आया ना बेटे? चेन रूल की हेल्प हमने यहाँ पे ली। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से dt को आप कैंसिल भी कर दें तो आपके पास आ जाएगा -1/v² इंटू डी वी इज इक्वल टू 1/u² इंटू डी, यानी कि dv की वैल्यू हो जाएगी -v² इंटू डी। dv is -v² इंटू डी, वेयर व्हाट इज dv। देखो du बेसिकली क्या है, du का मतलब क्या है, du का मतलब चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और dv क्या है बेटे, चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। और ये जो हमने अभी किया है इसको दो तरह से अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो dv/dt लिखा हुआ है इसको मैं, देखो इसको मैं आगे आता हूँ, इसको किस तरह से अपन हैंडल करेंगे ये समझ में आ रहा है। जैसे देखो कहा जाए ये कॉनकेव मिरर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है कितना बेटे, 40 सेंटीमीटर। और इस कॉनकेव मिरर के सामने हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसा ए बी टाइप, ठीक है। ए की जो डिस्टेंस है वो मुझे दी हुई है कितना, 30 सेंटीमीटर। और ए बी की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है 1 मिली। तो हमें पता करना है फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही हम यूज करते हैं किसको, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को। हम क्या करेंगे देखो कि सबसे पहले तो जैसे जिसकी हमें डिस्टेंस मिरर से दी हुई है ना, ए की डिस्टेंस दी हुई है, तो ए के लिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई मिरर फॉर्मूला फॉर ए, तो वो क्या बनेगा, 1/b प्लस 1/u
इज इक्वल टू 1/f। तो ये आ जाएगा 1/b इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20, यानी कि -1/60। ये ऐसा आ जाए। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या आ गई बेटे? -60। ठीक है। अब ये मतलब एक ही इमेज मिरर से 60 सेंटीमीटर पर बन गई, और कहाँ बन गई? नेगेटिव साइड पर बन गई। ठीक है। यहाँ पर अब बी की इमेज कहाँ बनेगी ये पता चल जाए तो मैग्निफिकेशन वगैरह पता चल जाएगा। ध्यान दो बच्चों, बी, या तो बी के लिए आप दोबारा मिरर फॉर्मूला लगा सकते थे, एक ऑप्शन ये भी है अपने पास, लेकिन वो जब हम लगाएंगे तो देख सकते हो आप कैलकुलेशन थोड़ी सी बेकार होगी। उसकी जगह हम ये कंसेप्ट यूज करें, कौन सा? dv इज -v² / u² टाइम्स du, है ना? हम ये कहें कि देखो ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर पे था, उसको 1 मिलीमीटर मैंने राइट साइड में मूव करवाया, तो du की वैल्यू को हम क्या लिख दें यहाँ पे? du की वैल्यू को लिख देते हैं 1 मिलीमीटर। तो dv कितना आएगा वो हमें पता चल जाएगा। कैसे? dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u का होल स्क्वायर इंटू du। तो वो आ जाएगा माइनस, v इज -60, u इज -30, इस पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय du को मैं 1 मिलीमीटर रख देता हूँ बच्चों। तो इसका मतलब dv की क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास? dv की वैल्यू आ जाएगी -4 मिलीमीटर। हाँ, मतलब इमेज जो है वो 4 मिलीमीटर शिफ्ट हो जाएगी नेगेटिव साइड में। नेगेटिव साइड मतलब देखो ऑब्जेक्ट को राइट साइड में मूव करवाया था आपने, तो ये लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा ऐसे। यानी हम कह सकते हैं कि बी की जो इमेज होगी b' वो ए से 4 मिलीमीटर की दूरी पर। ये बात समझ में आती है बेटे? ये वाली जो यस टर्म सर। है -v² / u, मतलब देखो ये जो du है, du को हम स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस लिख सकते हैं, dv को स्मॉल साइज ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस लिख सकते हैं। तो dv और du का जो रेशो होगा वो हो जाएगा -v² / u²। dv/du का रेशो कितना हो जाएगा? -v² / u²। इस इस रेशो को हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हम सिर्फ तभी यूज करेंगे जबकि बहुत छोटी डायमेंशंस हो, और वो भी किधर? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग स्मॉल डायमेंशंस के लिए ही ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ हो लेकिन छोटा नहीं हो, उसकी साइज
देखो छोटा मतलब किसके कंपैरिजन में छोटा, ये जो डिस्टेंस है उसकी पहले से उसके कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए इनके। देखो कैसे, और अगर नहीं हो तो क्या करेंगे तब देखो मैं बताता हूँ हमको। मान लो कि ऐसा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है ए बी, ठीक है, बी की डिस्टेंस तो है 30 सेंटीमीटर, और ये है मान लेते हैं कि कुछ 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ, तो कैसे करेंगे भाई। देखो हम पहले बी के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, वो बनेगा 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/30 माइनस 1/15, यानी -1/30। v तो -30 आ गया। देखो आना भी चाहिए था, क्यों, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बननी चाहिए। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ए के लिए देखते हैं, ए के लिए u जो उसका x कोऑर्डिनेट है वो -35 हो जाएगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/35 माइनस 1/15। 105 एलसीएम आ जाएगा, 35 3 7। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी बोले, v आ जाएगा -105 डिवाइडेड बाय 4। 4 टू जा 8, 2 5, 2 6 जा 20।
तो v की वैल्यू आ गई -26.25 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इधर बना भाई, देखो ये आपका अगर मिरर है और यहाँ कहीं पर इमेज बनी है बी की, बी डैश, वो 30 सेंटीमीटर पे ही बन गई। और ए की इमेज कहाँ पे बनी है, ए की इमेज बनी है इस जगह -26.5। तो 26.25 तो 30 से कम है, तो फिर इस तरफ आ। और इसको लिखेंगे 26 पॉइंट, तो ये ए डैश बी डैश। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हो गई बेटे, लेंथ ऑफ इमेज हो गई 3.75 सेंटीमीटर होगी। लेंथ ऑफ इमेज हो गई 3.75 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ पर हमने वो dv इज इक्वल टू -v² / u² इंटू du, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया। ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस सिनेरियो में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा बेटे। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटा नहीं है, ऐसा नहीं है मिलीमीटर हो या 0.5 सेंटीमीटर हो, इस तरह का नहीं है। I hope this is clear to everybody now। देखो इस तरह का भी क्वेश्चन एक आता है। सर ये मतलब जो बड़ा वाला मेजरमेंट है उसको भी वो छोटे वाले dv/du के फॉर्मूला से कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं कर सकते। ये मैंने बताया है, देखो बड़े वाले मेजरमेंट को छोटे वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते। देखो तुम सोचो, अगर तुम छोटा वाला फॉर्मूला लगाते, तुम्हारे पास जैसे v तो -30 आ गया था b के लिए, है ना। अगर अभी तुम इसमें भी डायरेक्टली लिख देते ये dv इक्वल टू -v² / u² इंटू du, तो तुम्हारा dv इक्वल टू -du आ जाता सीधे सीधे। यानी dv को तुम -5 सेंटीमीटर लिख देते कि नहीं लिख देते। बात समझ में आती है बेटा, हाँ सर। है ना, जो कि गलत हो जाता। 5 सेंटीमीटर का थोड़ी इमेज बन रही है, इमेज तो कितने सेंटीमीटर की बन रही है बेटे, 3.75 सेंटीमीटर। सर हाँ बेटे, सर ये वाला मेथड जो हमने बड़े साइज के ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया वो छोटे साइज के ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते ये मेथड। हाँ हाँ,
ये वाला मेथड छोटे साइज के लिए यूज कर सकते हो। देखो, वी गो बैक टू अवर दैट प्रॉब्लम जहां पर हमने छोटा साइज का ऑब्जेक्ट लिया था, है ना। ये क्लियर, ये दिख रहा है आपको छोटे साइज वाला अभी? ठीक है। यस सर। इसमें देखो, हाँ देखो, इस अब इसमें अपन वो वाला मेथड लगाते हैं, बड़े साइज वाला, है ना। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ए की इमेज आपने पता कर ली है, बी की इमेज अगर आप पता करते हैं तो बी की डिस्टेंस मिरर से कितनी हो जाती बेटे, 30 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता -29.9 सेंटीमीटर, ये हो जाता। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएं, 1/v प्लस 1/, -29.9 इक्वल टू 1/f। तो वो आएगा -20, है ना। तो 1/v की क्या वैल्यू आ गई बेटे, देखो इस मेथड में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से क्या है, हम इस मेथड को छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि अपने पास छोटे ऑब्जेक्ट के लिए एक ऑल्टरनेट अवेलेबल है, तो इसलिए उस ऑल्टरनेट पे हम चले जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट मेथड में कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है। तब भी अपन देखो करके देखते हैं इसको कितना आता है। इसको हम ऐसे लिख लें, 29.9 इंटू 20, और ये आ जाएगा 20 -29.9। तो बेसिकली -9.9 डिवाइडेड बाई 29.9 इंटू 20, या v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -29.9 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 9.9, है ना। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम पता करें तो देखो ये कितनी आती है, ये आ रहा है बेटे -60.404 सेंटीमीटर, है ना। ये v किसके लिए आ रहा है, देखो बेटे, ये v आ रहा है b के लिए, है ना। a के लिए v की वैल्यू कितनी आई थी, -60, ठीक है। इसका मतलब b की इमेज जो है वो a की इमेज से 0.4 सेंटीमीटर और पीछे बन रही है। 0.4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.4 सेंटीमीटर का मतलब है 4 मिलीमीटर। तो ये हमें इस फॉर्मूले से डायरेक्टली पता चल गया ना बेटे, v² बाई u² वाले से। लगभग सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। है ना। तो लेकिन एज यू कैन सी के जब मैंने ये मेथड अप्लाई किया तो इसमें क्या है, देखो दो नुकसान, एक तो मिरर फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना पड़ता है आपको, दूसरा कैलकुलेशन बहुत बेकार होती है। उसकी जगह हम ये वाला मेथड प्रेफर करते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला मेथड डेफिनेटली दिस इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड, ठीक है। ये मेथड, ये वाला जो मेथड है, ये मेथड एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, बट स्मॉल डायमेंशंस के लिए ये हमें लगभग करेक्ट आंसर देता है, और इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो इसको अपन ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये बात क्लियर है बेटे? यस सर, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं।
देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा था। 40 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, मिरर है, रेडियस उसकी 40 सेंटीमीटर है, और हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट, एक इस तरह का अपने पास वायर है ना, उसको मैंने यू शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 3 वायर के सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। कैसा है, ए बी सी डी, ठीक है, जहां पर हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू 2 मिलीमीटर, ठीक है, और ये जो ए बी जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से है 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें पता करना है क्या, फाइंड द total length of the image formed in the mirror। ये हमको पता, देखो कैसे करेंगे बेटे, इसमें अप्रोच क्या होगी, देखो, फॉर सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी, we will use transverse magnification formula। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मतलब कौन सा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v बाई यू। तो हम क्या करें, b के लिए तो पहले मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, और b अप्लाई मिरर फॉर्मूला फर्स्ट। तो हमारे पास आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू आ जाती है 1/30 माइनस 1/20, यानी कि -1/60। b आ गया -60। तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है वो हो जाएगा माइनस ऑफ v बाई यू, यानी माइनस ऑफ -60 डिवाइडेड बाई -30, दैट इज -2, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मैग्निफिकेशन है, this magnification will approximate, it is approximately true for
CD एज वेल। CD के लिए भी यही अप्रोक्सीमेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है बेटे? अच्छा, BC के लिए क्या करेंगे? फॉर BC we use the formula dv is equal to minus b square by u square times du. dv is minus b square by u square times d। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा बेटे? माइनस ऑफ, ये बेसिकली इसका स्क्वायर करना है हमको, तो -2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन पहले से ही है तो माइनस रहेगा। और du, हम ये मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने 2 मिलीमीटर राइट साइड में मूव करवाया है, तो इसलिए du को 2 मिलीमीटर रख देता हूँ। तो dv कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -8 मिलीमीटर। तो क्या होगा? टोटल हाइट इमेज की 16 हाँ बेटे, बिल्कुल सही बात है। BC की जो लेंथ आएगी वो दुगनी, मतलब वो क्या बन रहा है, 8 मिलीमीटर का बन रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा देखो, AB, सबसे पहले तो B डैश लिख लेते हैं अपन। B डैश कहाँ पे बना? मतलब B की जो इमेज बनी वो 60 सेंटीमीटर पे बनी, है ना। और B से C जाने के लिए हम राइट में जा रहे थे, तो B डैश से C डैश जाने के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस साइन आ रहा है ना। ये जो माइनस साइन है वो यही बता रहा है कि DV और DU का साइन अपोजिट है। ऑब्जेक्ट को आपने राइट में 2 mm मूव किया, तो इमेज 8 mm मूव कर जाएगी। तो B डैश C डैश की लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 mm। ठीक है। और AB और CD की साइज क्या मिलेगी? क्योंकि इनमें मैग्निफिकेशन -2 का है, तो इन्वर्टेड बनेगी और दुगनी साइज की बनेगी। तो 4 mm की ये बन जाए। तो जो स्क्वायर ऑब्जेक्ट है उसकी शेप चेंज होकर के रेक्टेंगुलर बन जाएगी। 8 mm, 4 mm, 4 mm। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई बेटे? टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी कितना? 8 mm प्लस 4 mm प्लस 4 mm, यानी कि 16 mm। समझ में आया बच्चों सबको? ये कुछ डाउट है तो पूछो इसमें से। Is this clear? समझ। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? Okay. So with this we move ahead and ध्यान दो, हमने ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें हमने मिरर फॉर्मूला को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था,
और हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई थी, -1/v² dv/dt -1/u² du/dt, और क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही है तो उसका डिफरेंशिएशन को 0 कर दिया। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, -1/v² dv/dt is equal to 1/u² into du/, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dv/dt is equal to -v²/u² into du/, अब देखो ये v क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, u क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके रेस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। तो ये जो dv/dt है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, पोल। है ना, मिरर या पोल, ठीक है। बट इन विच डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज ओनली x कोऑर्डिनेट, तो दिस इज इन x डायरेक्शन, या x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और x कंपोनेंट ऑफ velocity of image with respect to mirror। उसी तरह से du/dt क्या हो जाएगा बेटे, du/dt हो जाएगा x कंपोनेंट ऑफ velocity of object with respect to mirror, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इमेज x एक्सिस, तो इमेज किस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज में ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror along x-axis is equal to -v²/u² times velocity of object with respect to mirror along x-axis। ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ बेटा, तो देखो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस इसमें किस तरह के बनते हैं।
यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रख दिया, ठीक है। और वो लेट्स से लेफ्ट साइड में जा रहा है विद a velocity of 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें पता करना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज at the instant shown in figure। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें ये भी दिया हुआ है कि जो मिरर है ये खुद भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा, मिरर भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है बेटे किधर, राइट साइड। ये हमें दिया, तो पता कर सकते हैं इसको। पहले आप क्या करो, अप्लाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो और v की वैल्यू पता कर दो। तो 1/v आ जाएगा 1/15 प्लस 1/, तो v कितना आ गया बेटे, 10 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर along x-axis is equal to minus v square by u square into velocity of object with respect to mirror along x-axis। तो माइनस ऑफ v बाई यू का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई -30 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, -1/9 इंटू -1 -1, मतलब 2/9। और इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर में कितना आ जाएगा 1, दैट इज 2/9। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा 1 प्लस 2/9 यानी कि 11/9 सेंटीमीटर पर। देखो इसमें साइन कन्वेंशन क्या है हमारा, क्योंकि रेज इधर जा रही हैं तो पोल के राइट साइड में पॉजिटिव है और पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी को -1 रख, माइनस मिरर पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी को तो +1 ही लिख दिया, है ना। अब ये वेलोसिटी ऑफ इमेज +11/9 आ रही है, इसका मतलब इमेज किधर जा रही है, राइट साइड में ही जा रही है ना, 11/9 सेंटीमीटर पर सेकंड से।
तो इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पर और जा रही है किधर 11/9 सेंटीमीटर पर सेकंड से। यहाँ पर और ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes. अच्छा, इसमें अगर ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में जाने लगता है तो फिर क्या क्या यूज करेंगे? फॉर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। देखो, वाई डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रही है ना? ऐसे अगर ऑब्जेक्ट है तो उस केस में बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से आ सकता है ये चीज, है ना? वाई वाई डायरेक्शन का मतलब तो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली चीज हो गई ना ये, ठीक है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज जो होता है वो मैग्निफिकेशन इनटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है ना? तो इससे मेरे को क्या पता चल जाएगा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मैं, तो डी वाई आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मैग्निफिकेशन टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये डी वाई आई बाई डी टी क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इंटू डी वाई ओ बाई डी टी प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डी एम बाई डी टी। ध्यान दो बेटे, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको, तब जाकर के मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज का वाई कंपोनेंट पूरी तरह से आ पाएगा। सर सर ये जो राइट हैंड साइड में आपने टर्म लिखा है ये भी विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही रहेगा ना? यस यस यस, दिस इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी, ये जो टर्म है, ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है? हालांकि ये फॉर्मूला कुछ ही केसेस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज्यादातर केसेस में आसानी से भी आंसर आ जाता है। जैसे पहले मैं एक सिंपल वाला ही केस तुम्हारे सामने रखता हूँ कि ये जैसे एक कॉनकेव मिरर हो गया, है ना? और वही हमारा स्टैंडर्ड केस ले लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, और कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, 1 मिलीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो हमें पता करना है कि इमेज कैसे मूव करेगी। तो हम फॉर्मूला लगाएं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या आ जाएगा, v की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आपको -60 आई जाएगी, वो तो अपना स्टैंडर्ड
हो गया है ये वाली चीज तो, है ना। मतलब इतनी बार इस तरह इसी डेटा पे एग्जांपल ले चुके हैं, ठीक है? अब हम क्या फॉर्मूला लगा दें, ये वाला DYI या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन कितना आ जाएगा, d/dt ऑफ मैग्निफिकेशन टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो आ जाएगा m मैग्निफिकेशन इंटू dyo/dt प्लस yo इंटू dm/dt। ये आ जाए, ठीक है। अब देखो इस इंस्टेंट पर, एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 0 है ना, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना ही बचेगा, मैग्निफिकेशन तो होता है -b/u, तो हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाय u कितना है -30 इंटू dyo/dt, दैट इज 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल होकर के ये कितना आ जाएगा, -2 मिलीमीटर पर सेकेंड। -2 क्या बता रहा है, इमेज अगर ऊपर जा रही है तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज नीचे जा रही है। तो इस केस में इमेज बन कहाँ पे रही है बेटे, मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है और 2 मिलीमीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है। अब इस केस में भी अगर मिरर चल रहा होता तो हमें ऑब्वियसली इसको विद रिस्पेक्ट टू मिरर कन्वर्ट करना पड़ता। और मान लो कि ऑब्जेक्ट पहले से ही प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होता, पहले से ही कहीं ऊपर होता, तो फिर ये वाली जो टर्म है, इस सेकंड वाली टर्म को भी हमें अकाउंट में लेना पड़ता। ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो वो वाले जो केसेस हैं वो फिर अपन अगली क्लास में उन केसेस को कंटिन्यू करेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर नहीं है तो कैसे अपन उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। इसका मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। See you in the next lecture. Bye sir, thank you.